हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3 ऑफ क्लास 11th। अब तक हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए जिसमें हमने सीखा व्हाट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर इट्स प्रोसेस। अकाउंटिंग के क्या प्रोसेस होते हैं ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है, साइंस और आर्ट। फिर हमने लेक्चर नंबर 2 में अपना पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में डिफरेंस। आपने वो सारी चीजें अपनी अच्छी तरीके से नोट डाउन कर ली और आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। देखिए बेटा, जैसा मैंने आपको बताया कि आपके लिए अकाउंट्स एक बिल्कुल नया टॉपिक है, तो अकाउंट्स पढ़ने में आपको पेशेंस बनाए रखना है क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर आपके थियोरटिकल है। थियोरटिकल मुझे पता है कि बच्चा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, थोड़ा सा फीलिंग करता है बोर, बट आपको ये थियोरटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं थियोरटिकल नॉलेज की हेल्प से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करोगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पार्ट 3। देखिए बेटा, हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग कहते किसे हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are at least part of financial character and interpreting the result thereof। हमने सीखा कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के प्रोसेस क्या थे। हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग के प्रोसेस को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो सबसे पहला प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। दूसरा हमने पढ़ा था मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। Money is a common denominator to record all the transactions. Third point, recording in the journal in chronological order. Fourth, classification means process of grouping the transactions of same nature at one place by opening various accounts in the book ledger. फिर समराइजिंग सीखा था कि समराइजिंग इन्वॉल्व्स द मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस का प्रोसेस आता है, देन कम्युनिकेशन का आता है। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको क्या प्रोवाइड करती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है आपको प्रॉफिट एंड लॉस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एंड टू डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग आपको बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के साथ साथ बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, बिजनेस के पास कितने एसेट्स है, बिजनेस के पास कितनी लायबिलिटीज है, बिजनेस को किस किस अमाउंट को पे करना है, कहां कहां से अमाउंट रिकवर करना है, ये सारी डिटेल्स बताता है। इन शॉर्ट वी कैन से अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज। अब देखो, जब अकाउंटिंग इतना इंपॉर्टेंट है तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्वालिटी एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है? क्वालिटी एस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो इस तरीके से प्रिपेयर करी जाए जो आपको बिजनेस के बारे में एक क्लियर पिक्चर, जो आपकी क्लियर पिक्चर है बिजनेस के बारे में, वो सारी चीजें आपको बताई जाए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरीके से बनानी चाहिए कि वो रिलायबल हो, रेलिवेंट टू यूजर्स हो, कंपेरेबल हो और साथ ही साथ अंडरस्टैंडेबल हो। ये सारी क्वालिटी आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए। अब एक एक करके हम इन सारी क्वालिटीज को बताते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होगी, एक उसमें क्वालिटी होगी, तो यूजर्स जो होते हैं, डिफरेंट यूजर्स जो होते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो देखते हैं कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन में। पहली क्वालिटी होती है रिलायबिलिटी। फर्स्ट क्या है? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इट मस्ट बी रिलायबल टू द यूजर्स।
रिलायबल टू यूजर्स का मतलब होता है इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। ये पर्सनल अंदाजा, आपका जो पर्सनल अंदाजा है उससे दूर होनी चाहिए। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एरर्स, इसमें एरर्स नहीं होनी चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी वेरीफेबल, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इट मस्ट बी वेरीफेबल, इसको हम वेरीफाई कर सके। अब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स जो भी रिकॉर्ड होते हैं वो किस बेस पे रिकॉर्ड होते हैं? दे आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस। हर ट्रांजेक्शन्स के कुछ एविडेंस होते हैं जिसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। देखो ये सारी चीजें सोर्स डॉक्यूमेंट वगैरह आप धीरे धीरे आगे क्लासेस में पढ़ोगे, बट आपको इन शॉर्ट बताते हैं कि अगर आपने गुड्स परचेज करी तो इट मस्ट बी, ये जो ट्रांजेक्शन्स आप अपनी बुक में रिकॉर्ड करोगे इट मस्ट बी वेरीफिएबल। ये वेरीफाई किया जाता है, किससे वेरीफाई किया जाता है? फ्रॉम द इनवॉइस। जो आपने गुड्स परचेज करी है उसका इनवॉइस होगा, गुड्स आपने सोल्ड आउट करी है उसका बिल होगा, आपने कैश डिपॉजिट किया है इनटू बैंक तो उसकी पेइंग स्लिप होगी। तो बेसिकली वी कैन से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। रिलायबल होनी चाहिए, यानी इसमें कोई एरर्स नहीं होनी चाहिए। इसको हम अपने किसी भी सोर्स डॉक्यूमेंट के द्वारा वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर? कंफर्म? तो आपकी फर्स्ट क्वालिटी आती है रिलायबिलिटी। क्लियर? सेकंड क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी आपकी आती है रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब क्या होता है? जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इट मस्ट बी रेलिवेंट, ये रेलिवेंट होनी चाहिए। इट मस्ट कंप्लीट द नीड्स ऑफ द अकाउंटिंग ऑफ द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं उनके पर्पस को मीट करनी चाहिए, उनका पर्पस इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होना चाहिए। अब जैसे ऑनर को बेसिकली बिजनेस में किस चीज में इंटरेस्ट होता है? बिजनेस के प्रॉफिट, कि बिजनेस का क्या प्रॉफिट चल रहा है, बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट है, बिजनेस की क्या वो बिजनेस के पास कितने एसेट्स है, इस सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरीके से बनाई जाए कि ये जो डिफरेंट यूजर्स हो गए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, मैनेजमेंट हो गए, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करे, उनको हेल्प करे उनके डिसीजन मेकिंग में। अब देखो सर कौन कौन से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं, वो आज ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि देयर आर सो मैनी यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरीके से बनाई जाए कि इट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सो दैट दे कैन मेक द मीनिंगफुल जजमेंट। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग उसका जजमेंट, उसका डिसीजंस ले सके। क्लियर? थर्ड क्वालिटी होती है अंडरस्टैंडेबिलिटी। देखो रिलायबिलिटी हमने पढ़ ली कि रिलायबल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस होना चाहिए। दूसरा हमने रेलिवेंट पढ़ लिया कि ये आपके यूजर्स की नीड को सेटिस्फाई करे, इस तरीके से हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनानी होती है। थर्ड क्या होती है? अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, आप जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाते हो इट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ सिंपल एंड लॉजिकल मैनर। ये सिंपल और लॉजिकल मैनर में हो, इस तरीके से बनाई जाए कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं वो इसको अच्छी तरीके से समझ सके, वो इसको अच्छी तरीके से समझ सके। मतलब कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि इट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ सिंपल वे विच गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो आपको इस तरीके से बनाई जाए कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इससे मिल सके। जिन लोगों को अकाउंटिंग की इतनी नॉलेज ना हो वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पढ़कर उससे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। कोई भी आपने जो ट्रांजैक्शंस नोट किया है उसका फुल्ली एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ताकि उस ट्रांजैक्शंस को पर्सन जो यूजर्स है वो समझ सके। तो वी कैन से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ सिंपल एंड लॉजिकल मैनर। एक सिंपल और लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट करनी चाहिए सो दैट दे कैन बी अंडरस्टैंडेबल।
वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सो बाय द यूजर्स। जैसे इन्वेस्टर्स को अपना कुछ डिसीजन लेना हो, उसको सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसको समझ में आनी चाहिए, क्रेडिटर्स को समझ में आनी चाहिए, सारी चीजें प्रॉपर एक एक्सप्लेनेटरी नोट के द्वारा एक्सप्लेन करी जानी चाहिए। जो इररेलेवेंट डाटा है, जो किसी यूज का नहीं है, उसको हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में नहीं लिखेंगे। क्लियर? एंड फोर्थ एंड लास्ट जो क्वालिटी होनी चाहिए, इट मस्ट बी कंपेरेबल। कंपेरेबल होनी चाहिए। कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अपने प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन कर सको। या तो प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन कर सको या सेम टाइप का जो बिजनेस अदर बिजनेस है उससे आप अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सको। देखो अब ध्यान से समझना, कंपेरेबिलिटी क्यों जरूरी होती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन सच अ वे, इस तरीके से प्रेजेंट करनी चाहिए कि इट मस्ट बी कंपेरेबल विद द फिगर ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की फिगर, प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस से हम इसको इजीली कंपेयर कर सके। अब कंपेयर कब करा जाएगा? जब अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर कंसिस्टेंट। जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है उसको हम सेम, जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस लास्ट ईयर फॉलो करी थी वही अकाउंटिंग प्रैक्टिस इस ईयर अगर हम फॉलो करते हैं तो वी कैन कंपेयर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ वन ईयर विद द प्रीवियस ईयर। अब इसके फायदे क्या है? देखो इसके फायदे बहुत सारे हैं। अगर हम पिछले साल से कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता लगेगा कि हमारी कितनी सेल इंक्रीज हुई, कितना प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं टू एक्सपेंड आवर बिजनेस। हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन सी पॉलिसीज यूज करनी है। अब देखो दो चीजें होती है, एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन और एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या होता है? जब हम अपने एक साल की परफॉर्मेंस को पिछले साल की परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। जब एक साल की परफॉर्मेंस को पिछले साल की परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करते हैं तो डेट इज नॉन एज इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ठीक है, दोबारा ध्यान से सुनिए, मैं वर्ड बोल रहा हूं, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब मैंने आपको क्या बताया? व्हेन वी कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ वन ईयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, उसे हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहते हैं। और दूसरा होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन। अब इंटर फर्म कंपैरिजन क्या है? टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ आवर बिजनेस with the other business of same nature। सेम नेचर के दूसरे बिजनेस से कंपैरिजन करना उसे हम इंटर फर्म कंपैरिजन कहते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जब भी प्रेजेंट किए जाए तो उसमें चार क्वालिटी होनी चाहिए। पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि उस पर हम रिलायबल हो सके, वो एरर से फ्री हो। दूसरा रेलिवेंट होनी चाहिए कि ये जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स है उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करे। तीसरा अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, सिंपल और लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स उस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को इजीली समझ सके, उसके बेस पे अपने डिसीजंस को ले सके। और फोर्थ, इट मस्ट बी कंपेरेबल। ये इस तरीके से बननी चाहिए कि वी कैन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ वन ईयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ द अनदर ईयर। क्लियर? तो ये थी आपकी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इसके ऊपर अक्सर एमसीक्यू वगैरह आ जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सर फर्स्ट क्लास से आप बार बार बोल रहे हो कि देयर आर सो मेनी यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बहुत सारे यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। अब हम देखते हैं कौन कौन से यूजर्स हैं, कौन कौन से पर्सन हैं जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जानकारी
में इंटरेस्ट रखते हैं, उसके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं। हमने बेसिकली यूजर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट है इंटरनल यूजर्स और सेकंड है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स किसे कहते हैं? इंटरनल यूजर्स का मतलब होता है हु प्ले अ डायरेक्ट रोल इन द बिजनेस, जो बिजनेस में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। हु प्ले अ डायरेक्ट रोल इन द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की परफॉर्मेंस में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। और इसमें हमारे पास आता है ओनर एंड मैनेजमेंट। ओनर एंड मैनेजमेंट, हम ओनर और मैनेजमेंट को इंटरनल यूजर्स कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं इन द बिजनेस ऑपरेशन। दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर्स। अब एक्सटर्नल यूजर्स कौन है? जो इंटरनल ना हो। इंटरनल ना हो मींस ये हमारे बिजनेस में डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करते, बट बिजनेस के प्रेजेंट और फ्यूचर परफॉर्मेंस पे हमेशा लगातार निगाह बनाए रखते हैं। उसके बेस पे ये कुछ डिसीजंस लेते हैं। मतलब ये डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करेंगे, बिजनेस के ऑपरेशन में डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बिजनेस के अंदर। इसमें कौन कौन आ सकते हैं? इसमें आते हैं बेसिकली एम्प्लॉय और बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसके अलावा हो सकते हैं इन्वेस्टर्स, और कौन हो सकते हैं? क्रेडिटर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, रिसर्चर्स हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी एक्सटर्नल यूजर्स। ये सारे हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे लगातार निगाहें बनाए रखते हैं, लगातार ध्यान देते हैं, उसके बेस पे ये कुछ डिसीजंस लेते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्यों इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, एक एक करके। जैसे मैंने आपको बताया ओनर, सबसे पहले ओनर कौन होता है? ओनर इज अ पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी इन द बिजनेस। बिजनेस का मालिक होता है भाई, उसने पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में। अब पैसा जब बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन हिज माइंड, उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ ईयर? बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ? व्हाट इज द हिज कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस? What are the various liabilities? What are the assets of the business? There are so many questions in his mind because he always bear the maximum risk. उन्हें क्या है, बिजनेस में पैसा लगाया है तो सबसे ज्यादा रिस्क भी वही बियर करता है। और जब रिस्क बियर करता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि बिजनेस की क्या प्रॉफिट अर्निंग चल रही है, बिजनेस में कितनी लाइबिलिटीज है, बिजनेस में उसका कितना पैसा लगा हुआ है, बिजनेस में उसके पास कितने एसेट्स है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, और इन सारे क्वेश्चंस की जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो आंसर्स देते हैं, वो कौन देते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसलिए ऑनर हमेशा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट होता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या है? हु रन्स द बिजनेस स्मूथली, जो बिजनेस को स्मूथली चलाते हैं। हु मेक्स द पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस फॉर द फ्यूचर्स। बेसिकली बिजनेस के फ्यूचर्स की पॉलिसीज कौन बनाता है? मैनेजमेंट बनाती है। अब मैनेजमेंट आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन so that they can perform a smoothly running of the business. वो बिजनेस को स्मूथली रनिंग प्रोवाइड कर सके। बिजनेस के फ्यूचर के लिए जितनी भी पॉलिसीज है, जितनी भी डिसीजंस है, वो सारे वो जो लेते हैं, मैनेजमेंट जो लेती है, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे लेती है। अब कौन कौन से डिसीजंस लिए जा सकते हैं? हाउ कैन वी इंक्रीज आवर सेल? हम अपनी सेल को कैसे इंक्रीज करें? हाउ कैन वी रिड्यूस आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? हम अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे रिड्यूस करें? हाउ वी इंक्रीज द प्रॉफिट्स को कैसे इंक्रीज किया जाए? ठीक है, व्हाट इज द प्रोडक्शन पॉलिसी फॉर द फ्यूचर की डिमांड्स क्या होगी, फ्यूचर की नीड्स क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। ठीक है, देयर आर सो मेनी डिसीजंस विच
to be taken by the management on the basis of the accounting information. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए मैनेजमेंट बिजनेस के लिए जो भी बेस्ट डिसीजंस है, जो भी बेस्ट पॉलिसीज है, वो बनाती है. क्लियर? दोनों पॉइंट क्लियर कि ऑनर क्यों इंटरेस्टेड होता है और मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड होती है. अब नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल यूजर्स. एक्सटर्नल यूजर्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज कौन होते हैं? जो बिजनेस में काम करते हैं. अब सर बिजनेस में काम करने वालों को क्यों अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत है? क्योंकि बेसिकली एम्प्लॉइज को बोनस चाहिए होता है, इंक्रीमेंट चाहिए होता है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर. उसको हर साल के आखिर में बोनस चाहिए होता है, इंक्रीमेंट चाहिए होता है. और वो किससे रिलेटेड होता है? वो रिलेटेड होता है प्रॉफिट के बेस पे. अब प्रॉफिट की जानकारी कहां से आएगी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से आएगी. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉइज आर आल्सो इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बिकॉज दे वांट टू गेट बोनस और इंक्रीमेंट विच इज बेस्ड ऑन द profit, and profit can be revealed out of the accounting information. इसके अलावा वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि उनका जो फ्यूचर का प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुटी है, वो जितनी भी उनको सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है वो टाइमली डिपॉजिट हो रही है या नहीं हो रही. इस चीज की जानकारी के लिए भी एम्प्लॉइज आर इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. क्लियर? फिर आता है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. देखो ध्यान से देखना, बिजनेस को हमेशा सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? फंड्स की जरूरत होती है. अब फंड्स कहां से रेज किया जा सकता है? सबसे पहले तो ऑनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी, बट ऑनर की कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बाद भी बिजनेस को कई बार फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो दे कैन टेक द लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. वो बैंक और जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनसे उनको क्या जरूरत पड़ती है? लोन की जरूरत पड़ती है. अब बिफोर ग्रांटिंग द लोन देने से पहले बैंक वांट टू एंश्योर देमसेल्फ डेट जो बिजनेस है वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस भी है या नहीं, उनके पैसे लौटाएगा या नहीं लौटाएगा, बेसिकली बिजनेस के पास कितने एसेट्स है, बिजनेस के ऑलरेडी कितनी लायबिलिटीज है, वो सारी चीजें चेक करने के बाद ही लोन प्रोवाइड करते हैं. अब ये सारी इंफॉर्मेशन बैंक को कहां से मिलती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मिलती है. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से बैंक और जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो लोन देने से पहले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को लगातार मॉनिटर करते हैं और लोन देने के बाद भी मॉनिटर करते हैं कि उनका पैसा सेफ चल भी रहा है या नहीं चल रहा. तो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर्स. अब देखो जी, इन्वेस्टर्स को क्या इन्वेस्ट करना है? पैसा. अब अगर आपको भी किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आप बेटा क्या चेक करोगे? आप चेक करोगे कि वो बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है या नहीं. आपका पैसा जो आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो आपको उस पर कितना रिटर्न मिलेगा, वो आपको पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा. कई कंपनी इंसॉल्वेंट तो नहीं है. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस बिफोर इन्वेस्टिंग द मनी इनटू द बिजनेस. पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं या नहीं होते, और उन्हीं क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हमें कहां से मिलता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मिलता है. तो इन्वेस्टर्स आर आल्सो इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. क्लियर? फिर नेक्स्ट होता है क्रेडिटर. नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्रेडिटर. अब क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर मींस द पर्सन हु सप्लाई गुड्स इन बिजनेस ऑन क्रेडिट. क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं जो बिजनेस में उधार सामान सप्लाई करते हैं. अब उधार सामान सप्लाई करने से पहले क्रेडिटर्स क्या चेक करना चाहेगा? क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस की क्रेडिट वर्थनेस क्या है. बिजनेस नॉर्मली कितने टाइम पे अपने क्रेडिटर्स को पैसा लौटाता है? बिजनेस नॉर्मली कितने टाइम में अपने क्रेडिटर्स को पैसा लौटाता है? लौटाता भी है या नहीं लौटाता? कहीं इंसॉल्वेंट तो नहीं है? वही फिर सारी जानकारी हमें किससे मिलती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मिलती है. क्लियर? तो क्रेडिटर्स आर आल्सो इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बिफोर सप्लाइंग द गुड्स ऑन द क्रेडिट टू चेक द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द बिजनेस.
क्लियर। नेक्स्ट वर्ड आता है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। अब देखो गवर्नमेंट और जो उसकी अथॉरिटीज होती है उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि उन्हें बिजनेस से क्या लेना होता है, टैक्स लेना होता है। प्रॉफिट टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, और ये सारी चीजें किसके बेस पे सेटल करी जाती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे सेटल करी जाती है कि बिजनेस की कितनी सेल परचेज थी, उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेशंस होती है, बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर प्रॉफिट टैक्स वगैरह कैलकुलेट होता है। तो टू सेटल द टैक्स लाइबिलिटीज गवर्नमेंट नीड्स द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है रिसर्चर्स। अब देखो जी सारी जानकारी हो गई, सब कुछ पढ़ लिया। अब रिसर्चर्स को क्या होते हैं, टू कंप्लीट देयर रिसर्च, वो बिजनेस की प्रैक्टिसेस के ऊपर रिसर्च करते हैं ताकि वो अपनी एक थ्योरी फ्रेम कर सके। ठीक है, टू कंप्लीट देयर रिसर्च वर्क रिसर्चर नीड्स द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कि ये बिजनेस इतना ग्रोथ कर रहा है तो क्यों ग्रोथ कर रहा है, क्या रीजंस है उसके पीछे, कौन सी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करी थी इस बिजनेस ने जिससे इसका बिजनेस ग्रो कर है ना। बेसिकली हम पढ़ते हैं ना कि बहुत छोटी छोटी कंपनीज होती है और उन्होंने लगातार एकदम बूम करा होता है, उसके बारे में रिसर्चर्स लिखते हैं कि इन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये प्रैक्टिस फॉलो करी। तो इसलिए भी रिसर्चर्स को अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। क्लियर। तो आज हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कौन कौन से यूजर्स होते हैं। यूजर्स को बेसिकली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल। इंटरनल जो डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं और एक्सटर्नल जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो नहीं करते बिजनेस को, बट बिजनेस की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हमेशा ध्यान रखते हैं। क्लियर। इन सब के डिटेल हमने पढ़ ली, उम्मीद है आप नोट करते जा रहे होंगे, आपको समझ में भी आ गया होगा टॉपिक। क्लियर। चलिए अब इसके बाद अपना एक और टॉपिक कंप्लीट करते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए बेसिकली वी हैव द टू सिस्टम्स। हमारे पास दो सिस्टम्स होते हैं। पहला सिस्टम होता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, डबल एंट्री सिस्टम कहता है a system which records both the aspects of the transactions। ठीक है, ध्यान से समझिए, every transactions in a business has the two aspects। हर बिजनेस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो दो एस्पेक्ट्स नेचुरल है, आपको आज इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा, बट धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैव द टू एस्पेक्ट्स। हर बिजनेस ट्रांजेक्शंस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है, एक क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। इफ वी परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर हमने गुड्स परचेज करी है कैश में, तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। पहला एस्पेक्ट क्या है, आपकी गुड्स इंक्रीज हो रही है, परचेज इंक्रीज हो रही है, और दूसरा एस्पेक्ट क्या है, आपका कैश रिड्यूस हो रहा है ना, कैश रिड्यूस। या गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट है तो आपकी गुड्स इंक्रीज हो रही है, साथ ही साथ आपके बिजनेस की लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी वी कैन से every business transaction had the two aspects, and when we record the both aspects, this is known as the double entry system। यानी a system in which we record both aspects of the transactions is known as the double entry system। आप अपनी बुक का नाम भी ध्यान से देखो, बुक के नाम भी आपके जो टी एस गिरवाल की बुक है उसका नाम भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका नाम भी क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग, यानी हर ट्रांजैक्शंस की डबल एंट्री करना। देखो बेटा, ये एक साइंटिफिक मेथड है, ये आपके लिए बेस्ट मेथड है। मैक्सिमम यूनिट्स जो है वर्ल्ड में वो डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करती है। डबल एंट्री सिस्टम आप कह सकते हो कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शंस है, कंप्लीट रिकॉर्ड, क्योंकि ये दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करता है, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी। ठीक है, तो वी कैन से डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम in which we record both aspects, जिसमें हम दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड कर सके, डेबिट एस्पेक्ट्स को भी और क्रेडिट एस्पेक्ट्स को भी।
जैसे एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज द टू एस्पेक्ट्स, डेबिट और क्रेडिट। मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स जो होता है बेसिकली आप आगे चल के पढ़ोगे, अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड इन टी शेप फॉर्म। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। हर ट्रांजेक्शन किसी अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा तो दूसरे अकाउंट में वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमने गुड्स परचेज करी है कैश में, इफ वी परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर हमने गुड्स कैश में परचेज करी है तो इसके दो एस्पेक्ट्स क्या है, आपका एक तो कैश रिड्यूस हो रहा है और एक आपकी परचेजेस यानी आपका जो स्टॉक है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। हो गए ना दोनों एस्पेक्ट। अगर हम दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करें तो डेट इज नोन एज द डबल एंट्री बुक कीपिंग। सर अब कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसका क्वेश्चन हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। हम ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम थोड़ा सा ही टाइम लगेगा जब हमें रिकॉर्डिंग धीरे धीरे समझ में आनी स्टार्ट हुई। फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि हर ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स को जब रिकॉर्ड किया जाता है तो डेट इज नोन एज द डबल एंट्री बुक कीपिंग। और ये एक साइंटिफिक मेथड है, ये एक साइंटिफिक मेथड है, ये एक कंप्लीट रिकॉर्ड है किसी ट्रांजैक्शंस का। इससे हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं, ट्रू प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बता सकते हैं। एंड टू चेक आवर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, हम अपनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हैं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। मैक्सिमम यूनिट्स जो फॉलो करती है वो फॉलो करती है डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर। अब दूसरा सिस्टम पढ़ते हैं। दूसरा सिस्टम क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम किसे कहते हैं, देखो सिंगल एंट्री सिस्टम का हम कह सकते हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब ये अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या है। सर जरूरी है कि हर पर्सन को अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन हो कि हाउ वी प्रिपेयर द अकाउंटिंग, हाउ वी मेक द अकाउंटिंग, हम अपने ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करें, क्या अकाउंटिंग रूल की जानकारी सबको होना जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अकाउंट्स की जानकारी नहीं है बट उनको ट्रांजैक्शंस तो रिकॉर्ड करने, कुछ ना कुछ आधे अधूरे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना। तो जब ये वो सिस्टम होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे हम अपने अकाउंट ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं कर पाते, उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। जिन्हें अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग को करने का वे नहीं मालूम। अब उन्हें भी तो पता है यार एक छोटा सा दुकानदार है, मान लो इसको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है कि हम अकाउंट्स कैसे बनाएं, तो भी वो अपनी एक कॉपी लेगा, उसमें कम से कम ये तो नोट करेगा उसने कितना सामान परचेज किया है, उसको कितने पैसे किसको देने हैं, उसने कितनी सेल करी है। बेशक वो दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड ना करे बट वो अपना कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक है, इसके कहते तो सिंगल एंट्री सिस्टम है बट इसका जो रियल नेम है डेट इज नोन एज अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में बेसिकली वो कैश काउंट बनाता है, कैश ट्रांजैक्शंस को नोट करता है और साथ ही साथ पर्सनल अकाउंट्स को भी मेंटेन करता है। सर ये पर्सनल अकाउंट क्या है, आने वाले टाइम में सीखेंगे, विच आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर पर्सन, जो पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होते हैं, बट ये आने वाले टाइम में सीखेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मीनिंग क्लियर हुआ। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम मींस, डबल एंट्री सिस्टम मींस अ सिस्टम इन विच वी रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस, जिसमें हम ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड कर सके, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब होता है व्हेन वी डू नॉट रिकॉर्ड द बोथ एस्पेक्ट, वी ओनली मेंटेन कैश काउंट एंड पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसे हम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। अब देखो फिर आता है एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अगर आप इसका देखो तो कुल मिलाकर सेम है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, सेम एज एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग के एडवांटेज आपने पढ़े थे ना लास्ट क्लास में, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़े थे, वही सारी चीजें आपकी डबल एंट्री
के भी फायदे होते हैं। क्या? हल्का हल्का रिकॉल कर लेते हैं। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस हमने पढ़ा था। चेक ऑन एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स मैंने बताया, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड रिकॉर्ड होता है, तो डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब आपने गलती करी है। डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने में मदद करती है। नोइंग द नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, पॉसिबिलिटी और लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स के चांस बहुत कम हो जाते हैं। कंपैरिजन में, कंपैरेटिव स्टडीज में हेल्प मिलती है। मैनेजमेंट को हेल्प देती है डिसीजन मेकिंग में। सुटेबल फॉर ऑल बिजनेस के लिए सुटेबल। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैक्सिमम यूनिट्स फॉलो द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। मैक्सिमम जो बिजनेस है आज के टाइम में सब अपने बिजनेस को डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के बेस पे ही बनाते हैं। और फिर सिंगल एंट्री जैसे मैंने आपको बताया कि इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड। सारे ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे ऑन डबल एंट्री बेसिस, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग ऑल अकाउंट्स, जिसको सारी नॉलेज नहीं है कहां से बनाएगा वो अकाउंट्स, जिसको अकाउंट्स के रूल ही नहीं पता, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या, आपको तो पता लग जाएगा, आप तो एक महीने में सारी करने स्टार्ट कर दोगे रिकॉर्डिंग वगैरह, क्योंकि जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे, हमने पहले ही सीखा था बुक कीपिंग तो जूनियर स्टाफ करता है, तो बुक कीपिंग तो हमें बहुत जल्दी आ जाएगी। बट जिसको बुक कीपिंग के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग ऑल अकाउंट्स ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक आर मेंटेन। वो कौन से अकाउंट्स मेंटेन करता है? पर्सनल अकाउंट विच आर रिलेटेड टू पर्सन। हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे। देखो बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जब हम स्टार्टिंग में, आपके लिए अकाउंट्स क्या है? नया टॉपिक। तो जैसे जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन आवर माइंड, हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, सर इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। बट वो धीरे 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 आप जब टॉपिक पढ़ते जाओगे तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर होता रहेगा। अब स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लासेस में तो आपको सारे मीनिंग बताना पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे इंट्रो लेते हैं। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में हम क्या ले रहे हैं? इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ताकि हमें पता लगे कि हम जब आगे पढ़ेंगे तो इसे हम कौन से सिस्टम कह रहे हैं, इसे डबल एंट्री सिस्टम कह रहे हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, इनका क्या मीनिंग होता है हमें मालूम हो। डिटेल हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में आप सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश बुक को मेंटेन करते हो। दिस अकाउंट मेंटेन अंडर दिस सिस्टम आर इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमैटिक होता है, रिलायबल नहीं होता, इसलिए हम इसे अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। क्लियर? तो यहां तक था आपका चैप्टर नंबर 1। अब अगर एक बार क्विक रिवीजन ले कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा क्या क्या है। चैप्टर नंबर 1 में हमने सबसे पहले पढ़ा डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, फिर हमने पढ़ा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, फिर इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट, अकाउंटिंग क्या है, साइंस है या आर्ट है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? फिर हमने पढ़ा व्हाट आर द वेरियस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इनका क्या क्या पर्पस होता है, क्यों, कौन सी अकाउंटिंग क्या रोल प्ले करती है। क्लियर? फिर हमने पढ़ा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। ये पहले 4 प्रोसेस हम बुक कीपिंग में जानते हैं। और अकाउंटिंग मीन्स समराइजिंग एंड एनालाइज्ड एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा, जो होता है वो आपका अकाउंटिंग है। और अकाउंटेंसी हमने क्या पढ़ा था कि अकाउंटेंसी इज द बॉडी ऑफ नॉलेज विच गिव्स रूल्स एंड प्रिंसिपल्स under which, on the basis of which we perform our accounting activities. Clear? Confirm? आज की क्लास से हमने स्टार्ट किया था क्वालिटी एस्पेक्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए, रेलिवेंट टू यूजर्स, अंडरस्टैंडेबल टू यूजर्स, कंपेरेबल होनी चाहिए। इसके अलावा हमने पढ़ा इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन होते हैं और क्यों अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इनका इंटरेस्ट होता है। इसके बाद हमने पढ़ा देयर आर 2 सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम।
डबल एंट्री में हम बहुत एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, जबकि सिंगल एंट्री में हम कुछ ट्रांजैक्शंस को कैश बेसिस पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, कुछ पर्सनल अकाउंट बना लेते हैं। क्लियर? ये था आपका चैप्टर नंबर 1। आई होप आप अपने सारे नोट्स को पढ़ोगे, आप उसको फॉलो करोगे, और अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि जब तक आपको बेसिक टर्म्स की नॉलेज नहीं होगी, आप अकाउंटिंग को परफॉर्म कैसे करोगे? तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पर जब तक आप अपने चैप्टर नंबर 1 को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, उसको लर्न करिए, उससे रिलेटेड जो भी आपके बुक्स में एमसीक्यूज वगैरह दिए हुए, शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए, उनको पढ़िए। ठीक है? हम अपने एमसीक्यूज को बाद में भी करेंगे, बट एक बार हम पहले थोड़े से चैप्टर पढ़ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अकाउंट्स में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाए, फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज को आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।